वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको बता दूं कि ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड भी कर दूंगा, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो शुक्ला स्टडी पॉइंट का है उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मैं सेंड कर दूंगा कुछ दिनों के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आने वाले समय में आपको हर एक सब्जेक्ट की जो पीडीएफ होगी कुछ मात्रा में आपको वहाँ पर देने का प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा। ओके, इसके अलावा आप हमको फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से आप सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही। ओके, चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो है बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको प्राचीन इतिहास में चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 1 इससे पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। सिलेबस डिस्कशन कर दिया है और चैप्टर 1 डिस्कशन कर दिया है और मिड टर्म की परीक्षा के लिए भी मैंने तैयारी बता दी है। अब हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से चैप्टर 3, 4 इस प्रकार से आपका आता रहेगा। तो चैप्टर 2 में हमको पढ़ना क्या है भाई, चैप्टर 2 में और एक प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। यानी जैसे चैप्टर खत्म होगा तुरंत हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर एक प्रकार से टेस्ट भी आपका ले लेंगे, ताकि आप जो है अगर कुछ पढ़े हैं तो आपको एक प्रकार से आप टेस्ट भी दे दें, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका एक नया टेक्निक होगा पढ़ने का कि आप टेस्ट भी दे देंगे, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो है मैंने चैप्टर पढ़ा तो कितने प्रश्न हमसे उससे हो रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 के अंतर्गत हमको पढ़ना है हर्षवर्धन, चूंकि इनकी मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। चैप्टर 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा भाई, चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था जो है किसके बारे में पढ़ा था। चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था अध्ययन के स्रोतों के बारे में, यानी सोर्सेस ऑफ स्टडीज़ के बारे में। यानी साहित्यिक जो सोर्सेस हैं वो, पुरातात्विक जो सोर्सेस हैं वो, और जो विदेशी यात्री आए भारत में उन्होंने अपने विवरण लिखे हैं उन वो, यानी 3 तरीके से 647 ईस्वी से लेकर के 600 मतलब 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है आपका, वो खास करके आपको पढ़ना है उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है। अब इसमें हमने पहले वीडियो के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, विदेशी लेखकों का विवरण और पुरातात्विक स्रोतों को मैंने वीडियो एक प्रकार से बोर्ड पर बनाई थी, उसको आपने चैप्टर 1 देखा होगा। आप चैप्टर 2 के अंतर्गत अब हम पहुंचेंगे, तो चूंकि उस समय जब चैप्टर 2 में हम पहुंचेंगे तो आपको पता होगा कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है, 647 में हो जाती है। और चूंकि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती तो इनके बाद से आप देखते हैं भारत में कोई हिंदू शासक जो रहा है वो विधिवत तरीके से एक प्रकार से नहीं सामने या एक केंद्रीय सत्ता में नहीं रह सका है। हर्षवर्धन जब तक था तो एक प्रकार से हर्षवर्धन के रहने से क्या हो रहा था कि विदेशी आक्रमण जो हो रहे थे उससे हर्षवर्धन सामना कर रहा था। जैसे हर्षवर्धन एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे नहीं रह जाता है, मृत्यु होती है, उसके बाद से आप देखते हैं भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो थोड़ा सा बिगड़ जाती है। तो उसी के बारे में हमको चैप्टर 2 के अंतर्गत पढ़ना, क्या पढ़ना है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो उत्तर भारत है खास करके उसी उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उन्हीं स्थितियों के बारे में जानना है। और चूंकि उस समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद में आप देखेंगे या उनके पैरेलल यानी जो है इनकी जब ये थे हर्षवर्धन उसी के समांतर भी कुछ राजवंश चल रहे थे, जैसे कि कश्मीर का राजवंश चल रहा था, कन्नौज का यशोवर्मन मतलब कन्नौज वंश चल रहा था, उसमें यशोवर्मन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और सिंध राजवंश चल रहा था। तो इन्हीं के बारे में हमको कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत जानना है, ठीक। और एक व्यक्ति और एक प्रकार से आपको बता दूं कि जैसे कि जो भास्कर बर्मन है ये भी इनके समकालीन ही था, हर्षवर्धन के समकालीन ही जो है भास्कर बर्मन कामरूप का। तो इसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। कामरूप एक प्रकार से वंश था, कामरूप नरेश था, भास्कर बर्मन हर्षवर्धन का बड़ा अच्छा मित्र था, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको जानना है। ह्वेन-सांग जो था एक प्रकार से वो उसने भास्कर बर्मन, चूंकि ह्वेन-सांग आप देखते हैं हर्षवर्धन के समकालीन ही है, तो वो ह्वेन-सांग जो है वो एक प्रकार से भास्कर बर्मन के राज्य में भी जाता है टहलने घूमने के लिए, उसका भी विवरण आप देखेंगे उसकी पुस्तक में। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर 2 से यही प्रश्न भी बनेंगे जो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग बड़े गहनता से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुना, चैप्टर 2 आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि हर्ष का समकालीन, चूंकि हर्षवर्धन के बाद तो हर्षवर्धन के समकालीन भी कुछ राजाओं के, तो हर्षवर्धन के मतलब हर्ष के समकालीन आप देखते हैं तो कामरूप नरेश एक कामरूप का राजा था, उसका नाम है भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन जो है किसका है, हर्षवर्धन का मित्र था। किसका मित्र था भैया,
हर्षवर्धन का ये मित्र था। ओके, और जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद में ये कर्ण सुवर्ण के क्षेत्र को ये जीत लेता है। क्योंकि जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, नहीं तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में ही ये एक फुल फॉर्म में आता है। क्योंकि हर्ष का मित्र रहता है तो उस समय तक ये कुछ कर नहीं पा रहा है होता है। और आप देखते हैं भास्कर बर्मन जो है ये हर्ष के कन्नौज और प्रयाग का जो हर्षवर्धन ने जो धार्मिक समारोह किया था कन्नौज में और प्रयागराज में, वहाँ पर भी ये आया था, उसमें भी भाग लिया था भास्कर बर्मन ने। यानी कि अच्छी खासी दोस्ती थी दोनों में। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो ये जो है, इसका क्या नाम है, भास्कर बर्मन, कामरूप का नरेश है, ये क्या कर लेता है, कर्ण सुवर्ण का राज्य जीत लेता है। उसके आसपास के इलाकों को क्या कर लेता है, अपने राज्य में मिला लेता है। और इस प्रकार से संपूर्ण गौंड प्रदेश अब किसके अधीन में हो गया, अब जो है भास्कर बर्मन के अधीन में हो जाता है। और बंगाल के निधनपुर से लेकर के उसका आप देखते हैं दानपत्र जो है मिला है, खास करके जो बंगाल का निधनपुर नामक स्थान है वहाँ से दानपत्र मिला है। किसका दानपत्र मिला भाई, इसी का दानपत्र मिला है, भास्कर बर्मन का। इसके अलावा आप देखते हैं, अच्छा इससे ये भी पता चलता है कि एक महानतम शासक ये रहा होगा, भास्कर बर्मन जो है एक महानतम शासक रहा होगा, चूंकि उसके बहुत सारे चीज़ हमको मिले हैं। ठीक है, और इसके एक प्रकार से आप देखते हैं कामरूप और बंगाल का बड़ा भाग सम्मिलित किया रहा होगा, ऐसा विद्वानों ने बताया भी है। भास्कर बर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया। 3 वर्ष 647 में मृत्यु होती है हर्षवर्धन की। 3 साल तक उनकी मृत्यु के बाद में भास्कर बर्मन भी शासन करता है। और खास करके भास्कर बर्मन की बात की तो ये जाति से ब्राह्मण था, लेकिन ये बौद्धों का भी सम्मान किया करता था, बौद्धों से घृणा नहीं थी इसको। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ह्वेनसांग की जो एक प्रकार से जो है लाओसे का, ह्वेनसांग को लाओसे के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद करने की प्रेरणा दी थी इन्होंने। कि ह्वेनसांग से कहा था कि जो लाओसे का ग्रंथ है, लाओसे का ग्रंथ था, उसको कहा था इन्होंने जो है ह्वेनसांग से कि इसको संस्कृत में अनुवाद करो। इसकी एक प्रेरणा, एक प्रकार से मोटिवेशन दिया था ह्वेनसांग को। किसने दिया था, भास्कर बर्मन ने ही दिया था। ये सारी बातें थोड़ा बहुत अगर ध्यान में रहेंगी तो आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, और खास करके भास्कर बर्मन की बात की है तो ये अंतिम शासक होता है अपने राजवंश का। और आगे चल करके ये जो भास्कर बर्मन का जो कामरूप, एक प्रकार से जो नरेश मतलब कामरूप का एरिया है या कामरूप जो वंश था, ये मिल जाता है किसमें, पाल वंश में जाकर के ये मिल जाता है। पाल वंश जो साम्राज्य था एक, उसी में मिल जाता है, उसके अधीन काम करने लगता है। अंतिम शासक अगर बोले तो ये इस वंश का था। तो एक प्रकार से हर्षवर्धन के समकालीन में ये एक चीज हो गई। बंगाल के निधनपुर से भास्कर बर्मन का क्या मिला है भैया, दानपत्र मिला, ये बात मैंने बताई आपको। इसके अलावा हर्ष का समकालीन मगध शासक माधवगुप्त भी था। अभी माधवगुप्त कौन था भाई, माधवगुप्त जो था इसकी अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे उसी के समकालीन ये भी शासन कर रहा था, उन्हीं के समय में ही। और खास करके ये महासेन गुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था, महासेन गुप्त का पुत्र था। और खास करके हर्षवर्धन के संबंधी ही थे, हर्षवर्धन से संबंधित ही थे महासेन, उन्हीं का लड़का था माधवगुप्त। और हर्षवर्धन के बाद में आप देखते हैं तो माधवगुप्त का पुत्र आता है आदित्य सेन, उसका शासन होता। चूंकि 655 ईस्वी में खास करके मगध का शासक बनता है आदित्य सेन, जो कि माधवगुप्त का पुत्र है। और माधवगुप्त हर्षवर्धन के समकालीन ही थे। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो चूंकि हमको पढ़ना है हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, तो उस समय मगध की अगर स्थिति में बताऊं तो मगध पर शासन कौन कर रहा होता है, आदित्य सेन। 655 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है। आदित्य सेन जो है ये उत्तर गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाए किसी को तो इसको मान सकते हो आप आदित्य सेन को। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश में। क्लियर, इसके लेख भी मिले हैं, अपसद जगह से मिले हैं, और इसके अलावा शाहपुर से मिले हैं, मंदार पर्वत से इसके लेख मिले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये भी इससे पता चलता है कि ये भी बड़ा अच्छा शासक था, महानतम शासक रहा होगा। और इसकी उपाधि की बात की तो परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि से इसको नवाजा भी गया था। किसको, आदित्य सेन को। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ये बात आप ध्यान रखें। कितने यज्ञ किए थे भाई, 3 एक प्रकार से इसने यज्ञ भी करे थे। ओके, कितने यज्ञ करे थे भाई, 3 यज्ञ करे थे। आप देखते हैं और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। और लगभग 675 ईस्वी तक ये शासन करता है कौन भाई, जो मगध का सम्राट था उस समय हर्षवर्धन के बाद में आदित्य सेन। 655 ईस्वी से लेकर के 675 ईस्वी तक आप सोचो, लगभग और लगभग 20 सालों तक शासन होता है इसका। ठीक है, किसका, जो है माधवगुप्त का लड़का है आदित्य सेन। और माधवगुप्त के बप्पा कौन है, महासेन गुप्त है। ठीक है, महासेन गुप्त संबंधित थे हर्षवर्धन से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर देखेंगे अगला पॉइंट, माधव शासक जो है मतलब मगध का शासक आदित्य सेन ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसका एक और काम है, आदित्य सेन जो था इसका लड़का था, किसका लड़का, मतलब मगध मतलब माधवगुप्त का लड़का था आदित्य सेन।
ठीक है। इसकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आदित्य सेन के काल में चीनी यात्री कौन आया था? वान हुएन तसे आया था। कौन आया था? चीनी यात्री आया था वांग हुएन तसे। क्या नाम था? वांग हुएन तसे। ये 2 बार भारत की यात्रा इसने करी थी। वांग हुएन तसे ये चीनी यात्री था। इन लोगों का नमवा ऐसा इतना चीनी भाषा ऐसी चंगमंग मुंग। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इसका जो है जो हुएन तसे था ये चीनी यात्री था वांग हुएन तसे। 2 बार भारत की यात्रा करी थी और आदित्य सेन ने उसकी सहायता भी करी थी। और कोरिया से आती हुई जो हुई लुन ने बोधगया में आदित्य सेन द्वारा ही बौद्ध मंदिर बनवाने का उल्लेख भी किया है अपनी पुस्तकों में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। और जो है 675 तक कुल मिलाकर के आदित्य सेन शासन करता है। यहाँ पर देखते हैं कोरियाई यात्री हुई लुन ने बोधगया में आदित्य सेन के द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाने का उल्लेख किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया भाई अब मगध का। तो हमने कामरूप वंश को समझ लिया और मगध वंश के बारे में समझ लिया, जो कि खास करके हर्षवर्धन के ही समकालीन ये 2 वंश थे। हर्षवर्धन के बाद में भी खास करके मगध में खास करके जो है आदित्य सेन का दबदबा रहा, आदित्य सेन का, ठीक है, 675 तक। उसके बाद में आप देखते कश्मीर। उस समय कश्मीर में, चूंकि उत्तर भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है, तो कश्मीर भी एक प्रकार से उत्तर भारत का बढ़िया केंद्र था। कश्मीर के राजवंश के अगर बारे में बात की तो 3-4 वंश आते हैं हमारे समझ, जैसे कि कारकोट वंश आता है, ठीक है। इसके अलावा उत्पल वंश आता है जो है कश्मीर में ही, और लोहार वंश आता है। ये 3 वंश जो है बड़े फेमस हैं किसके? कश्मीर के। तो हर्षवर्धन के बाद में आप देखते हैं कश्मीर। अच्छा, कश्मीर के इतिहास को जानने के अगर स्रोत की बात की जाए तो कल्हड़ एक व्यक्ति हैं, कल्हड़ एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इनकी एक रचना है राजतरंगड़ी। उसी राजतरंगड़ी रचना में आप देखेंगे तो कश्मीर के संपूर्ण इतिहास, मतलब लगभग इतिहास के बारे में जानकारी आपको कश्मीर की कल्हड़ की राजतरंगड़ी में मिलता है। कल्हड़ की बात की जाए तो ये लोहार वंशीय शासक जयसिंह जो था उस समय, लोहार वंश चूँकि कश्मीर का ही वंश है, और जयसिंह जो था लोहार वंश का ही शासक था। 1127 से लेकर के खास करके 1159 ईस्वी तक शासन करता है। इसी समय में राजतरंगड़ी की रचना हुई थी कल्हड़ द्वारा। राजतरंगड़ी की रचना कब हुई थी? लोहार वंशीय शासक जयसिंह जब था 1127 ईस्वी से लेकर के 1159 ईस्वी, इसी के शासनकाल में इसकी रचना क्या हुई थी? कल्हड़ की रचना पूर्ण हुई थी। यानी एक प्रकार से आप देखते हैं तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी बहुत अधिक मात्रा में हर चीज़ों के बारे में जानकारी देने में सफल है। राजतरंगड़ी की अगर बात की जाए भाई, कल्हड़ के राजतरंगड़ी की अगर बात करें हम देखें तो जो कल्हड़ महोदय हैं इनकी जो राजतरंगड़ी है, इस राजतरंगड़ी पुस्तक में कुल मिलाकर के 8 तरंग हैं। तरंगड़ी इसका नाम इसीलिए पड़ा चूंकि इसमें क्या है? 8 तरंग हैं और लगभग 8000 के आसपास श्लोक आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक चीज़ों का एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से इस मतलब उसमें इस पुस्तक में आपको मिलता है। इसके अलावा राजनीति के अलावा इसमें सदाचार हो गया, नैतिक शिक्षा हो गई, इन सभी के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। प्रथम 3 तरंगों में अगर बात की जाए राजतरंगड़ी के, तो प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास इसमें मिलेगा। चौथे और 5वें तरंग, और मतलब 5वें एवं 6वें तरंगों में, यानी चौथा, 5वां और 6ठा तरंग जो है इसका, इसमें कारकोट वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। और जो उत्पल वंश का इतिहास है ये भी चौथे, 5वें और 6वें में ही मिलेगा। कुल मिलाकर के 8 तरंग इसमें हैं, ठीक है, जिनमें से पहले 3 तरंगों में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी, चौथे, 5वें और 6वें में कारकोट वंश और उत्पल वंश के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। और बाकी जो लोहार वंश है उसमें तो रचना पूर्ण हुई, यानी कि उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपका कारकोट वंश हम थोड़ा सा आपको बता दें। अच्छा, 7वें और 8वें में आप देखेंगे, 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश के इतिहास का आपको वर्णन मिलेगा। किस वंश के? लोहार वंश के इतिहास का वर्णन मिलेगा। और इसकी रचना जो है महाभारत शैली में की गई है, और खास करके राजतरंगड़ी में संस्कृत भाषा में एक प्रकार से लिखा गया ये ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन जो होता है, इसी पुस्तक से मान सकते हो आप। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से कश्मीर के राजवंश, चाहे कारकोट वंश की बात की जाए, चाहे उत्पल वंश की बात की जाए, और चाहे लोहार वंश की बात की जाए, इन सभी वंशों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कारकोट वंश की स्थापना किसने करी थी? दुर्लभ वर्धन ने करी थी। कश्मीर में, कहाँ पर करी थी? कश्मीर में करी थी। और ये राजतरंगड़ी में आप देखते हैं, राजतरंगड़ी में कहा गया है 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने क्या किया था? दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करी थी। ह्वेन-सांग ने लिखा है कि दुर्लभ वर्धन ने लगभग 36 वर्षों तक राज किया था। किसने? दुर्लभ वर्धन ने। कहाँ पर? कश्मीर में, ठीक है।
कारकोट वंश का ही शासक है ये दुर्लभवर्धन। 36 वर्षों तक शासन किया और उसका एक प्रकार साम्राज्य जो था तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ और एक प्रकार से राजपूताना, कश्मीर यहाँ तक फैला हुआ था। यानी कि दुर्लभवर्धन एक प्रकार से बढ़िया शासक था, 36 सालों तक शासन किया। दुर्लभवर्धन का जो एक प्रकार से उत्तराधिकारी होता है उसका नाम क्या है? दुर्लभवर्धन का उत्तराधिकारी है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसने शासन जो किया है दुर्लभक उसका नाम है, ठीक है। दुर्लभक कारकोट वंश का शासक है, कारकोट वंशीय दुर्लभक ने प्रताप आदित्य की उपाधि धारण करी। किसकी? प्रताप आदित्य की उपाधि धारण करी। और 632 से लेकर के लगभग 682 ईस्वी तक शासन करने वाला जो एक प्रकार से कश्मीर के कारकोट वंश का है व्यक्ति, उसका नाम है दुर्लभक। दुर्लभक कौन है? दुर्लभवर्धन का पुत्र है, ठीक है। बाद में इसने उपाधि क्या धारण करी? प्रतापादित्य उपाधि धारण करी। और दुर्लभक की अगर बात की जाए तो इसने क्या किया था? इसने प्रताप नगर की स्थापना करी थी। किसकी? दुर्लभक ने प्रताप नगर की क्या करी थी भैया? दुर्लभक ने प्रताप नगर की स्थापना करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और दुर्लभक के कुल मिलाकर के आप देखते हैं 3 पुत्र थे। कौन कौन से? पहला था वज्रादित्य चंद्रापीड़, दूसरा था उदयादित्य तारापीड़ और तीसरा लड़का था ललित्यादित्य मुक्तापीड़। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, ललित्यादित्य मुक्तापीड़ का नाम, ठीक है। 3 लड़के थे। कौन कौन नाम था भैया? वज्रादित्य चंद्रापीड़, उदयादित्य तारापीड़ और ललित्यादित्य मुक्तापीड़, ये 3 लड़के थे। दुर्लभक के बाद आप देखते हैं चंद्रापीड़ ने 9 वर्ष तक शासन किया और तारापीड़ ने उसके बाद में 4 वर्ष तक शासन करता है। और उसके बाद में आता है ललित्यादित्य मुक्तापीड़। ललित्यादित्य मुक्तापीड़ अगर बात की जाए तो 724 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है कारकोट वंश की। और लगभग आप देखते हैं 760 ईस्वी तक शासन करता है। कब तक? 760 ईस्वी तक शासन। यानी कि आप देखते हैं हर्षवर्धन के कहीं ना कहीं पे समकालीन ही ये भी कुछ मात्रा में रहता है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 कितने हो जाती है? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है भाई? 647 में ना, ये 700 की बात है। अच्छा सॉरी, समकालीन नहीं भाई, थोड़ा सा वो 600 और 700 में थोड़ा सा कि मति भरम सॉरी उसके लिए। तो 724 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक शासन किसने किया था? तो किसने किया था? कारकोट वंशीय शासक था, उसका नाम था ललित्यादित्य मुक्तापीड़। ललित्यादित्य मुक्तापीड़ जो था ये छोटा था, बड़ा इसका भाई कौन था? इससे सबसे बड़ा जो लड़का था उसका नाम था वज्रादित्य चंद्रापीड़। वज्रादित्य चंद्रापीड़ जो था ये एक प्रकार से आप देखते हैं 9 साल तक शासन करता है। उसके बाद में जो उदयादित्य तारापीड़ था ये 4 वर्ष तक शासन करता है। और उसके बाद में ललित्यादित्य मुक्तापीड़ शासन संभालता है। 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग आप देखते हैं लगभग कितने साल हो गए आपके? 24 से आप जोड़ लो, 25 उधर हो गया, 25 10, यानी लगभग आप देखेंगे 35 से 36 वर्षों तक शासन किया। किसने? 36 सालों तक या 35 सालों तक शासन करता है कश्मीर का। और सबसे शक्तिशाली शासक अगर बोले तो कश्मीर का तो यही था ललित्यादित्य मुक्तापीड़। ओके, ललित्यादित्य मुक्तापीड़ की अगर बात की जाए, ललित्यादित्य मुक्तापीड़ का शासन काल कारकोट वंश की सर्वाधिक उन्नति का काल माना जाता है। सर्वाधिक उन्नति का काल किसका है? ललित्यादित्य मुक्तापीड़ का। ललित्यादित्य मुक्तापीड़ की अगर बात की जाए तो कन्नौज का शासक यशोवर्मन के साथ इसकी मैत्री थी। और इसकी मैत्री से तिब्बतियों, कंबोजों और तुर्कों को भी परास्त किया था। खासकर यशोवर्मन और ललित्यादित्य ने मिलकर के क्या किया था? कन्नौज का शासक था यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन कहाँ का शासक था भाई? कन्नौज का। अभी उसके बारे में पढ़ना, कन्नौज का यशोवर्मन बड़ा फेमस शासक था। ये भी वैसे था जैसे कश्मीर का ललित्यादित्य मुक्तापीड़ था। तो इन दोनों के बारे में, चूंकि इन दोनों की मित्रता थी और इन दोनों ने मिल करके तिब्बतियों को यहाँ से भगाया, कंबोजों को भगाया और इसके अलावा तुर्कों को भी पराजित किया। तो कुल मिलाकर के ललित्यादित्य की अगर बात की जाए तो इसी के शासनकाल में आप देखते हैं 733 ईस्वी में ललित्यादित्य ने चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कल्लड़ की रात तरंगड़ी के अनुसार अगर बात की जाए तो उसने ललित्यादित्य ने अरबों पर विजय प्राप्त करी थी। बाद में कन्नौज नरेश से उसके संबंध बिगड़ जाते हैं और 733 ईस्वी में ललित्यादित्य ने कन्नौज नरेश यशोवर्मन को भी परास्त कर दिया जब उसके संबंध बिगड़ जाते हैं। कि तो इस प्रकार से चीजें हो रही थी, ठीक है। यानी बड़ा प्रतापी शासक था ललित्यादित्य मुक्तापीड़। 733 ईस्वी में ललित्यादित्य ने कन्नौज शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। प्रोफेसर JN पांडे ने ललित्यादित्य को भारत का प्रथम पुरातत्ववेत्ता भी कहा है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो ये तमाम प्रकार की जानकारी आप ऐसे एकदम से सीरियल टू सीरियल अगर जानेंगे पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सारी बातें अगर समझ में आ रही तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्लियर बातें। आगे थोड़ा सा इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो आप देखते हैं बांदा जो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का जिला है, ललितादित्य मुक्तापीठ की जो मुद्राएं हैं वो यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। अगर मुद्राएं बांदा से प्राप्त हुई इसका मतलब कि यहाँ तक इसका शासन रहा होगा कश्मीर से। कल्हड़ कहते हैं, मतलब कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार ललितादित्य कन्नौज विजय के उपरांत गौड़ नरेश ने, मतलब गौड़ नरेश से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। किसने? ललितादित्य ने। ललितादित्य को गौड़ देश के राजा ने हाथियों का उपहार दिया और इसके बाद ललितादित्य ने आगे बढ़ करके जो है कर्नाट देश की रानी रट्टा देवी थी उनको परास्त किया। कावेरी के किनारे से होकर के जो है ललितादित्य ने कोंकण देश जीता, फिर द्वारिका, फिर अवंती लौट करके जीता। तो कुल मिलाकर के आप देखते कल्हड़ ने उसके साम्राज्य में कामरूप, उत्तर कुरु, स्त्री राज्य के सम्मिलित होने का भी उल्लेख किया है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं गुप्त सम्राटों में के बाद में सर्वाधिक विस्तृत प्रदेश अगर किसी का रहा है तो ललितादित्य मुक्तापीठ का ही रहा होगा, ऐसा जो है विद्वानों ने कहा है। और ख़ास करके जो है मैंने बताया कि भारत का प्रथम पुरातत्ववेत्ता ही कह दिया किसने? प्रोफेसर जो है JN पांडे जी ने। ओके, एक वास्तुकार भी था यहाँ, ठीक है। और आप देखते हैं कि इसका एक प्रकार से जो है कश्मीर में जो एक प्रकार से तक्षण कला है उसका मतलब कि एक प्रकार से बढ़िया अद्वितीय नमूना अगर बात की है तो मार्तंड का जो मंदिर है वो भी खास करके इसका ही बनवाया हुआ सूर्य को समर्पित और एक प्रकार से मंदिर जो है ये है, बड़ा मंदिर है, आकर्षक मंदिर है। और इसके अलावा ललितादित्य ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना भी करी थी। देखिए, ललितादित्य ने कश्मीर में सूर्य को समर्पित मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ललितादित्य ने जो है परिहासपुर नगर की स्थापना भी करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ललितादित्य के दरबार में वाकपति एवं भवभूति जैसे प्रसिद्ध कवियों को भी संरक्षण प्राप्त था। तो आप सोचिए कि एक प्रकार से ये हर क्षेत्र में एक प्रकार से अपने आप को जो है बढ़िया तरीके से पेश करने वाला शासक था। तो इस प्रकार से ये था। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखें आगे देखें, विनयादित्य जयापीठ के दरबार में कुट्टीनतम, मतलब कि कुट्टीमतम का लेखक जो दामोदर गुप्त था वो रहता था। और कश्मीर में खास करके अब बात की जाए तो ये ललितादित्य के बाद में आप देखते हैं वज्रादित्य शासक बनता है। और इसके काल में खलीफा के सिद्ध प्रांत के गवर्नर जो थे हिसाम, उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया था। और इसकी सूचना अलबिला दुई से मिलती है इसको। कारकोट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक अगर बात की है तो कौन था? विनयादित्य था, विनयादित्य जयापीड़। और इसने कन्नौज के आयुध वंशी शासक वज्रायुद्ध को भी परास्त किया था। किसने? विनयादित्य जयापीड़ ने, ठीक है। और ख़ास करके आप देखेंगे इसके दरबार में जो मैंने बताया कि दामोदर गुप्त जो था वो रहता था। कुट्टनीतम एक रचना है उसको लिखने वाला दामोदर गुप्त था, वो भी इसके दरबार में रहता था। और अन्य विद्वानों में उदय भट्ट भी, बामन भट्ट हो गए, ये लोग भी खास करके इसके मतलब विनयादित्य जयापीड़ के दरबार में रहा करते थे। और कल्हड़ के अगर तलंगड़ी की बात की है तो उसमें इसको निष्ठुर और लालची राजा बताया गया है। किसको? विनयादित्य जयापीड़ को। ओके। और इसके बाद में आप देखते हैं 855 ईस्वी में कारकोट वंश के बाद में कश्मीर में खास करके कारकोट वंश की मतलब कि वो समाप्त होता है लीला। और यहीं से आप देखते हैं कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। किस वंश की? उत्पल वंश की। तो कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने करी है? अवंती वर्मन ने करी है, ठीक है। चूंकि जब कारकोट वंश का पतन हो गया उसके बाद में कश्मीर में उत्पल वंश का प्रारंभ होता है। और ख़ास करके आप देखते हैं अवंती वर्मन ने जो है 855 ईस्वी में मतलब शासन संभाला, गद्दी पर बैठा। और 800 मतलब कि 83 ईस्वी तक शासन करता है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन की बात की जाए तो अवंती वर्मन जो था ये खास करके कृषि के लिए उन्नति की, इसने सिंचाई की अच्छी सुविधा यानी व्यवस्था करी थी। राज्यसभा में अनेक विद्वान निवास करते थे उसके। और उसने अपने नाम पर ही अवंतीपुर नामक एक नगर की स्थापना भी करी थी। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? उत्पल वंश का जो संस्थापक था अवंती वर्मन ने। और कुल मिलाकर के इसने नहरों का निर्माण भी करवाया था अवंती वर्मन ने। और अवंती वर्मन के बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम आता है शंकर वर्मन, ठीक है। कौन आता है? शंकर वर्मन आता है। और शंकर वर्मन की अगर बात की जाए तो शंकर वर्मन जो होता है 885 में गद्दी पर बैठता है, 902 ईस्वी तक शासन करता है। और इसने दारवा भिसार यानी झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का इलाका उसको क्या बोलते थे? दारवा भिसार बोला जाता था।
उसको, और इसके अलावा तिरगर्त यानी कि कांगड़ा और गुर्जर पर भी विजय प्राप्त करी। और एक क्रूर और अत्याचारी शासक लोग बताते हैं कि ये था जो है कौन, शंकर बर्मन। और जनता जो है इससे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे तमाम प्रकार से दृष्टि से इसको देखा करती थी, और एक प्रकार से जो जब प्रजा थी इससे त्रस्त थी, परेशान थी एकदम से कि ये राजा कहाँ से गया। अच्छा, शंकर बर्मन के बाद में आता है खास करके उत्पल वंश में, उसका नाम होता है गोपाल बर्मन। गोपाल बर्मन जो है 902 ईस्वी में शासन पे गद्दी पर बैठता है, 2 वर्ष के बाद में यानी 904 ईस्वी तक शासन करता है। कश्मीर का एक प्रकार से सबसे दुर्बल शासक बोले तो यही था गोपाल बर्मन। और उत्पल वंश के बाद के शासक आप देखते हैं तो अत्यधिक अयोग्य और अत्याचारी हुए हैं, जिसके बाद में क्या होता है, शासन तंत्र एकदम से शिथिल पड़ जाता है, चारों ओर अराजकता फैल जाती है और अव्यवस्था फैल जाती है। और कुल मिलाकर के आप देखते हैं 10वीं सदी की जो 939 ईस्वी आपकी पड़ती है, 939 ईस्वी में यशस्कर नाम के एक जो है सामान्य कुलोत्पन्न एक प्रकार से घर में उत्पन्न एक व्यक्ति, मतलब कश्मीर का शासन वो संभालता है वो व्यक्ति, ठीक है। मतलब एक सामान्य कुल में उत्पन्न राजा था, मतलब व्यक्ति था, उसने कश्मीर का शासन संभाला और उसने देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करी। जब राजवंशीय लोग एक प्रकार से शासन को नहीं संभाल पा रहे थे, उस समय खास करके एक व्यक्ति आया, वो संभालता है। और फिर धीरे धीरे क्या होती है, इसके काल में व्यापार और कृषि में प्रगति तो होती है। कल्हड़ ने तो यशस्कर के गुणों की प्रशंसा भी करी है। यशस्कर एक व्यक्ति था जिसने मतलब कि एक सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था, 939 में शासन संभालता है, 948 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 980 ईस्वी में उत्पल राजवंश की रानी मतलब एक प्रकार से आती हैं कश्मीर की शासिका, जिनका नाम है रानी दिद्दा। उत्पल वंश ने अपनी मृत्यु के अवसर पर अपने भांजे संग्राम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसने लोहार वंश की स्थापना करी। यानी आप देखते हैं कि 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी कौन बनती हैं, दिद्दा बनती हैं। एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका माना जाता है इनको, और इसने एक प्रकार से जो रानी दिद्दा थी, इन्होंने क्या करा था, शांति व्यवस्था को स्थापित करा था, विद्रोहियों का दमन करा था। रानी दिद्दा एक प्रकार से दुराचरणी महिला थी, ओके। और इनके जीवन का नैतिक स्तर अत्यंत गिरा हुआ था, मतलब एक प्रकार से इनका आचरण जो था वो करेक्टरलेस बोल सकते हो, यानी कि दुराचरणी थी, करेक्टर्स ठीक नहीं था। और इनकी मृत्यु जो होती रानी दिद्दा की, वो एक प्रकार से 1003 ईस्वी के एक प्रकार से आप देखते हैं जो है अवसर पर आप देखते जैसे इनकी मृत्यु होने को होती है, उसी समय ये खास करके 1003 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इनकी रानी दिद्दा की। तो इन्होंने क्या बुलाया, अपने भांजे को बुलाया, उसका नाम था संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और संग्राम सिंह जो था, इसने कश्मीर में क्या करा, अपने नाम का एक प्रकार से संग्राम सिंह ने, अब उत्पल वंश का शासन समाप्त होता है और यहीं से ये लोहार वंश की स्थापना कर देता कश्मीर में, ठीक है। तो अगला वंश क्या आता है कश्मीर का, लोहार वंश, ओके। आप देखते हैं लोहार वंश जब आता है कश्मीर में, तो इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास आप सभी लोग करिएगा। लोहार वंश की अगर बात की जाए तो लोहार वंशीय शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो की संज्ञा भी दी जाती है, कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अच्छा, कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना किसने करी थी, संग्राम राज ने करी थी। किसने करी थी, संग्राम राज ने करी थी। 1003 में चूंकि मृत्यु हुई थी रानी दिद्दा की, वहीं से शासन संभाल लेता है ये, और एक प्रकार से लोहार वंश बोल देता है अपने शासन को कि लोहार वंश की स्थापना अब हो गई। 1003 में स्थापना होती है लोहार वंश की। और आप देखते हैं मतलब कि जो ये संग्राम राज है, ये 1028 तक शासन करता है। इसके बाद में अनंत नाम का व्यक्ति आता है, उसने शासन किया, और अनंत की पत्नी थी सूर्यमती, उसने प्रशासन को सुधारने में अनंत की मदद भी करी थी। अनंत का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था कलश, तो वो गद्दी पर बैठता है। वह भी अपने आरंभिक काल में पतित शासक हुआ है, मतलब तपने वाला, एक प्रकार से जनता परेशान थी, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसने शासन संचालन बड़े योग्यतापूर्वक किया। और कलश के बाद में आता है हर्षवर्धन, मतलब हर्ष आता है, जो कि लोहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था। वो हर्ष दूसरे हैं, ये कश्मीर के लोहार वंश का एक हर्ष नाम का व्यक्ति आता है। लोहार वंश का प्रमुख प्रतापी शासक था, एक विद्वान शासक था, कवि भी था, कई भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कश्मीर का नीरो। और इसी के शासनकाल में आप देखते हैं क्या जो है, इसी के शासनकाल में मतलब खास करके आप देखते हैं जो हर्ष है, इसी के शासनकाल में क्या होता है, अकाल भी पड़ता है कश्मीर में, भयानक अकाल पड़ता है। और हर्ष की कृत्यों की वजह से राज्य में आर्थिक संकट भी पैदा हो जाता है और आंतरिक अशांति फैल जाती है। और इस सभी स्थिति का फायदा उठा करके उच्चल और सुसल, ये 2 भाई थे, इन 2 भाइयों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया इसके राज्य में।
और विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1101 ईस्वी के दौरान राजा हर्ष और उनके जो पुत्र थे, उनका नाम था भोज, राजा भोज मतलब कि राजा हर्ष और उनका लड़का था भोज, इसकी हत्या हो जाती। किससे? उच्छल और सुसल, ये दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने क्या किया? जाना कि अब अकाल पड़ा है, आंतरिक अशांति फैली है, विद्रोह कर दिया और विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1101 ईस्वी में क्या कर दिया? इन दोनों मतलब इनके बाप पूत यानी राजा हर्ष का और राजा भोज, इन दोनों की हत्या कर देता है। और आप देखते हैं खास करके इसका जो अंतिम शासक होता है लोहार वंश का, उसका नाम है जय सिंह। तो लोहार वंश का अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। 1128 ईस्वी में शासन संभालता है, 1155 ईस्वी में एक प्रकार से तक रहता है और अंतिम शासक था कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, इसी के शासनकाल में यानी जय सिंह के शासनकाल में ही एक प्रकार से पूर्ण हुई थी। तो एक प्रकार से आप देखते हैं जय सिंह के शासन के अंत में राज तरंगड़ी का विवरण समाप्त हो जाता है। और यानी कुल मिलाकर के अगर राज तरंगड़ी पढ़े तो आपको शुरुआती यानी कारकोट वंश से लेकर के और जो है लोहार वंश तक की जानकारी आपको कश्मीर में मिल जाएगी। और एक प्रकार से आप देखते कश्मीर में यहीं तक शासन रहा है और खास करके इसके 2 शताब्दियों तक कश्मीर में हिंदू शासन रहा और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1339 में कश्मीर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और इस प्रकार से तुर्कों के हाथों में कश्मीर का शासन चला जाता है। तो ये था एक प्रकार से थोड़ा सा ये। अब हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, चूंकि अब हमने अभी तक क्या समझा भाई? कश्मीर राजवंश समझ लिया। अब हम समझेंगे कन्नौज का जो यशोवर्मन था उसके बारे में, फिर उसके बाद में सिंध राजवंश के बारे में। तो आपका चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। कन्नौज का यशोवर्मन की अगर बात की जाए तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे वाकपति। इन्हीं वाकपति की रचना है गौंडवहो। बंगाल विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? बंगाल विजय के बारे में इसमें जानकारी मिलती है गौंडवहो में। वाकपति नाम के कवि जो कि यशोवर्मन का दरबारी कवि था, इसने इस रचना को लिखा था गौंडवहो नाम की। ठीक है। और खास करके आप देखते हैं तो हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 80 वर्षों के बाद में उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली राजा का अगर उदय हुआ एक प्रकार से, तो उसमें नाम आप ले सकते हो कन्नौज का यशोवर्मन। लेकिन एक प्रकार से हर्ष जैसा छवि किसी की नहीं हुई उसके बाद में, हर्षवर्धन के बाद में। कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आलोक में कन्नौज पर एक शक्तिशाली सम्राट का शासन दिखाई पड़ता है और उसमें नाम आता है केवल कन्नौज के यशोवर्मन का। ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में आप देखते हैं तो यशोवर्मन के दरबारी कवि थे वाकपति। प्राकृत भाषा में लिखा गया काव्य है गौंडवहो। बंगाल विजय के बारे में जानकारी मिलती है और इसके अलावा कल्हड़ की राज तरंगड़ी से कुछ जानकारी। और जो है एक व्यक्ति है, जैन ग्रंथ है एक, उसका नाम है जो है बप्प भट्ट सूर्यचरित, उसमें भी कुछ जानकारी मिलती है। राजशेखर द्वारा रचित है एक प्रबंध कोश रचना, उसमें प्रभाव चंद्र के द्वारा लिखित है प्रभावक चरित उसमें। और जैन लेखक हैं जिन प्रभु सूरी, उन्होंने भी एक प्रकार से यशोवर्मन के बारे में जानकारी दी है अपनी पुस्तक में। तो कुल मिलाकर के यशोवर्मन को शत्रुहंता बताया गया है, मगध का विजेता बताया गया है, उदीची पति कहा गया है, सार्वभौम शासक भी बोला गया है। तो आप देखते हैं यशोवर्मन के काल में भारत आने वाले जो कोरियाई बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम था हुई चाओ, उनका विवरण भी महत्वपूर्ण है इनके बारे में। और खास करके आप देखते हैं 726 से 727 ईस्वी में कन्नौज की यात्रा करी थी जो है हुई चाओ ने, और उन्होंने यशोवर्मन को मध्य भारत का शासक बताया था। तो एक प्रकार से ये यशोवर्मन के बारे में कुछ जानकारी थी। आप देखेंगे यह राजशेखर रचित प्रबंध कोश, जैन लेखक जिन प्रभु सूरी द्वारा रचित तीर्थकल्प कन्नौज का शासक यशोवर्मन की जानकारी देते हैं, मतलब इन दोनों ग्रंथों में। इसके अलावा 731 ईस्वी में यशोवर्मन ने बुद्ध सेन यानी कि पुटासिन के नेतृत्व में चीनी शासक ह्वेनसुंग या ह्वेनसांग एक प्रकार से के दरबार में दूत मंडल को भेजा था। इसके अलावा भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित नाम 3 नाटक ग्रंथ लिखे। और इसमें आप देखते तो भवभूति ये सब भी जानकारी आपको इसी के बारे में मिलती है कन्नौज के बारे में। यशोवर्मन ने जो है रामाभ्युदय नामक नाटक की रचना करी थी, यशोवर्मन ने खुद करी थी। इसके अलावा कन्नौज के आयुध वंशीय शासक वज्रायुध का नाम राजशेखर की कर्पूर मंजरी में भी मिलता है। आप देखते हैं कि एक प्रकार से यशोवर्मन जो था एक प्रकार से इसके बाद में आप देखते हैं यशोवर्मन खास करके शुरुआत में तो मित्र था ललितादित्य मुक्तापीठ का, और दोनों ने अरबों के विरुद्ध चीनी सहायता मतलब सम्राट से सहायता भी मांगी थी। बाद में पंजाब पर अधिकार को लेकर के दोनों के बीच में क्या हो गया था, थोड़ा लफड़ा हो गया था, यानी संबंध दोनों के बीच में खराब हो गया था। 740 से 745 मतलब 45 ईस्वी के बीच में आप देखते हैं तो यशोवर्मन जो है और इन दोनों यानी कि ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का शासक था, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। यशोवर्मन पराजित हो जाता है और संपूर्ण पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर इन सभी पर ललितादित्य एक छत्र राज करता है।
वाकपति और भवभूति कन्नौज से ललितादित्य के दरबार में चले जाते हैं। तो एक प्रकार से आप सोचिएगा, भवभूति उच्च कोटि के संस्कृत के नाटककार हैं और तमाम प्रकार की मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये 3 नाटक इनके मिले हैं भवभूति के। ठीक, करुण रस के कवि हैं भवभूति। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं। और यशोवर्मन आप देखते हैं, इनकी रचना तो मैंने बताई, रामाभ्युदय नामक एक नाटक की रचना इन्होंने खुद करी थी। और कन्नौज में आप देखते हैं यशोवर्मन के बाद में एक और आयुध वंश का एक प्रकार से नाम मिलता है कन्नौज में। खास करके आयुध वंश का जो शासक था उसका नाम था वज्रायुध। ठीक है, यशोवर्मन के जब पतन हो गया यशोवर्मन का, उसके बाद में कन्नौज में आयुध वंशी शासकों का उदय दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे 3 शासक होते हैं मुख्य रूप से कन्नौज में, एक होता है वज्रायुध, एक होता है इंद्रायुध और एक होता है चक्रायुध। ठीक है, और खास करके जो आयुध वंश है इसके प्रथम शासक की अगर बात किए तो वज्रायुध है। इसका नाम राजशेखर की जो कर्पूर मंजरी रचना है उसमें मिलता है। और इसे पंचाल नरेश भी कहा गया है, खास करके किसको, वज्रायुध को। और कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार जो है ललितादित्य के पौत्र विनयादित्य ने कन्नौज पर आक्रमण करके इसे परास्त कर दिया था वज्रायुध को। और इसका समय 770 ईस्वी के आसपास रखा जा सकता है। हरिवंश तो कहते हैं कि 783 से लेकर के 784 ईस्वी में वज्रायुध का पुत्र इंद्रायुध शासन कर रहा था। ठीक है, और निर्बल शासक था इंद्रायुध खास करके, और वज्रायुध का लड़का था इंद्रायुध। 750 ईस्वी में कन्नौज पर प्रतिहार शासक वत्सराज ने अधिकार कर लिया और इंद्रायुध उसकी अधीनता में शासन करने लगता है। और इसी समय बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल के कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध के स्थान पर उसके भाई जो था उसका नाम था चक्रायुध, इंद्रायुध का। वज्रायुध का लड़का ही था इंद्रायुध और चक्रायुध। बाद में आकर के चक्रायुध को शासन बैठा देता है, परंतु इंद्रायुध के समर्थन में वत्सराज ने धर्मपाल को परास्त किया। और इसी समय आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट ध्रुव का कन्नौज पर आक्रमण होता है और ध्रुव ने क्या कर दिया, वत्सराज को परास्त करके धर्मपाल को भी हरा दिया। दक्षिण भारत वापस लौट गया और इस परिस्थिति में आप देखते हैं धर्मपाल ने कन्नौज पर दोबारा से आक्रमण किया, इंद्रायुध को हटा करके चक्रायुध को शासन बनाया। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख में आप देखेंगे तो कन्नौज नरेश को मान्यता प्रदान करने का उल्लेख भी मिलता है। और कुल मिलाकर के अंत में आप देखते हैं गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय आता है, उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज को एक प्रकार से प्रतिहार वंश की राजधानी बना लिया। तो एक प्रकार से ये प्रतिहार वंश कन्नौज पर आक्रमण कर लेते। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आगे चल करके हमको इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। आगे चल करके हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जानते रहिएगा। ठीक, अब इसके बाद में जो अगला आपका आता है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखें अगला पॉइंट क्या है, जो मैंने बताया उसको एक प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा। कन्नौज के आयुध वंशीय शासक वज्रायुध का नाम राजशेखर की कर्पूर मंजरी जो रचना उसमें मिलता है। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख में कन्नौज नरेश चक्रायुध को मान्यता प्राप्त करने का उल्लेख भी मिलता है। और गुर्जर प्रतिहार नरेश जो था नागभट्ट द्वितीय, उसने कन्नौज शासक चक्रायुध को क्या कर दिया, पराजित करके कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बना लिया। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से अब कन्नौज से एक प्रकार से ये सारा वंश जो आयुध वंश था इसका समापन होता है। अब इसी समय जो तो ये तो हो गया कश्मीर का एक प्रकार से और कन्नौज के बारे में। और अच्छा, उत्तर भारत में एक सिंध का एरिया था उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास, क्योंकि वह भी उत्तर भारत की स्थिति के बारे में ही आता है। तो हमको हर्ष की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की जो स्थिति थी उसी के बारे में समझना था। उसमें हमने कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में, सिंध राजवंश के बारे में और ख़ास करके हमको कश्मीर के राजवंशों के बारे में समझना था। तो कश्मीर के राजवंश के बारे में समझा, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में समझा। अच्छा, कन्नौज में जो आयुध वंश था उसके बारे में मैंने बता दिया। अब सिंध राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में ही आप देखते हैं भारत की पश्चिमी सीमा पर सिंध, कपिस यानी काबुल जो कहते हैं और जाबुल, ये 3 राज्य हुआ करते थे। और चचनामा एक पुस्तक है, उसके अनुसार 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध पर रायवंश का शासन हुआ करता था। और आप देखते हैं रायवंश में खास करके जो है कौन कौन लोग हुआ थे। रायवंश में राय दीवाजी, राय सिंहरस और राय साहसी, राय सिंहरस द्वितीय, राय साहसी द्वितीय नामक 5 शासकों के नाम आपको मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर भाई, सिंध पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खास करके आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है अंतिम शासक राय साहसी था। और राय साहसी एक प्रकार से कुल मिलाकर के आप देखते हैं 5 शासकों में से अंतिम था। और राजधानी आलोड़ थी लोगों की। और ख़ास करके आप देखते हैं
अंतिम शासक जो राय साहसी था उसका एक प्रकार से राय साहसी द्वितीय, ठीक है, राय साहसी द्वितीय के मंत्री था एक चच, उसने 622 ईस्वी में जो है राय साहसी द्वितीय की हत्या कर देता है और खुद सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और रानी जो होती हैं उनसे खुद विवाह कर लेता है। और यह ब्राह्मण था और इस प्रकार रायवंश के बाद में सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना हो जाती है। जो मंत्री था चच, और चूंकि आप देखते हैं मंत्री वगैरह कौन हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग ही हुआ करते थे, अमात्य वगैरह, ठीक है। तो क्या कर लिया, खास करके आप देखते हैं तो उसने क्या कर लिया, चच ने आक्रमण करके अपना शासन कर लेता है, कहाँ पर, जो सिंध का एरिया होता है उसको कब्जा कर लेता है और इस प्रकार से ब्राह्मण वंश का स्थापना कहाँ पर होता है, सिंध राज्य पर हो जाता है, सिंध पर। अब आप देखते हैं चच एक योग्य भी शासक भी माना जा सकता है, संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इन सभी एरिया को एक प्रकार से अपने साम्राज्य में मिला भी लिया था चच ने। और चच की जब मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 662 ईस्वी में चच की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में चच का लड़का था, लड़का नहीं था, उसका छोटा भाई था चच का, चंदर, चच का छोटा भाई था, उसका नाम था चंदर, और चंदर शासक बनता है। चंदर जो है 7 वर्ष तक शासन करता है, उसके बाद में जो है चंदर की भी मृत्यु हो जाती है। और राय साहसी द्वितीय की रानी जो थी उसके 2 पुत्र थे उस समय। राय साहसी द्वितीय जो था उसकी 2 पुत्री थी, मतलब 2 पुत्र थे, एक तो था दाहर सिये और एक था दाहिर, ठीक है। कौन था, एक दाहर सिये था और एक था दाहिर। और आप देखते हैं कि जो 2 पुत्र थे, बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है चंदर की, उसके बाद में उत्तराधिकार के लिए राजा दाहिर एक प्रकार संघर्ष होता है उत्तराधिकार के लिए। और दाहर सिये और दाहिर दो पुत्र थे, उनमें से जो दाहिर नाम का व्यक्ति है वो कश्मीर का मतलब सिंध का शासन संभालता है। सिंध का शासक कौन बनता है, दाहिर बनता है, ठीक है। 669 ईस्वी से लेकर के 670 ईस्वी में दाहिर ने सिंध पर शासन ग्रहण कर दिया। और दाहिर के काल में ही आप देखते हैं आक्रमण हो जाता है, किसका, अरबों का आक्रमण। आप देखते हैं प्रथम आक्रमण कब होता है, राजा जो है दाहिर जो थे वो सिंध पर शासन कर रहे थे। 711 से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो आक्रमण करता है, कहाँ पर, भारत पर आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से अरबों ने क्या कर दिया, दाहिर को परास्त कर दिया और लगभग 2 सदियों तक अरब एक प्रकार से कपिस और जाबुल को जीतने के प्रयास में रहे, परंतु शाही राजाओं के सफल प्रतिरोध के कारण से सफल ना हो सके। 9वीं शताब्दी के अंत में शाही वंश के शासक जो है लखतूर मान का आचरण क्रूर और भ्रष्ट हो गया और इसके कारण से क्या हो गया, कल्लर या जो कल्लार ने उसे कैद कर लिया, राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। और कल्लर ब्राह्मण था और सिंध में ब्राह्मण शाही वंश की स्थापना करी थी। अलबरूनी ने इस वंश का 6 राजाओं के बारे में, सामंत, कमलू, भीम, जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन, इन सभी का उल्लेख किया है। राज तरंगड़ी और कुछ मुस्लिम जो लेखक हैं वो जानकारी देते हैं कि प्रारंभ में इनकी राजधानी लाहौर थी, परंतु बाद में कल्लर ने जो है उद्भांडपुर यानी कि रावलपिंडी सिंधु नदी के किनारे पड़ता है उसको बना लेता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें होती है। आप देखते हैं उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में दाहिर जो है सिंध का शासक बनता है। उसके बाद में राजा दाहिर के समय में अरबों के द्वारा 711 से 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया जाता है। अरबों ने 7वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उन्होंने केरल के मालाबार तट से भारत में प्रवेश कर लिया। और उसके बाद में क्या होता है, 636 ईस्वी में अरबों का प्रथम आक्रमण मुंबई के पास ठाणे में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सफल आक्रमण जो होता है 712 ईस्वी में होता है सिंध पर। अगला प्रश्न, मतलब अगला पॉइंट देखेंगे, मीर मासूम द्वारा, मीर मासूम एक मुस्लिम लेखक हैं, इनकी एक पुस्तक है तारीख़ सिंध, उसमें अरबों के भारत पर आक्रमण की जानकारी आपको मिलेगी इस पुस्तक में। और इसके अलावा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। और एक प्रकार से जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया उसके बाद में आप देखते हैं कि कई सारी चीज़ें हो जाती है और अरबों का सफल आक्रमण यही होता है। फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि अरबों का आक्रमण सफल होता है और अरब अब यहाँ पर मुस्लिम एक प्रकार से अधिग्रहण हो जाता है और अब मुस्लिम यहाँ पर शासन करने के लिए एक प्रकार से आ जाते हैं। और कुल मिलाकर के आप देखते हैं 725 में अरबों के आक्रमण को गुर्जर प्रतिहारों और चालुक्यों ने असफल भी कर दिया और इस प्रकार से अरबों के शासन का विस्तार भारत में जो है नहीं हो सका उतना ज़्यादा। फिर धीरे धीरे और भी लोग आते गए, तुर्क लोग आते गए और कुल मिलाकर के आप देखते हैं। तो इस प्रकार से इतना सारी चीज़ें हमको पढ़ना था। प्रभाव ये पड़ा इसका कि अरबों के सिंध पर आक्रमण को अलग अलग दृष्टियों से लोगों ने बताया। बुल हेग महोदय ने कहा इसको लेकर के, बुल हेग महोदय ने क्या कहा, बुल हेग महोदय कहते हैं कि इस्लाम की लहर सिंध और पश्चिमी पंजाब के ऊपर से बह करके पुनः पीछे हट गई और रेत पर कुछ चिन्ह छोड़ गई। ठीक है,
लेनपूल इतिहासकार है बहुत जबरदस्त, उन्होंने कहा कि सिंध पर अरब आक्रमण केवल एक घाव था जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, परंतु अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध में भारतीयों से प्रेरणा ली थी। मतलब भारतीय लोगों को चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान इन सभी का गहरा ज्ञान था। ठीक है। मल, मनक और बाजीगर जो है सिंदबाद, ये भारतीय वैज्ञानिक है, ये बगदाद दरबार में प्रसिद्ध हुए हैं, इनका नाम वहाँ पर भी चलता है। भारत के जो मनक चिकित्सक हुए हैं, इन्होंने खलीफा हारून रशीद को बगदाद में रोग मुक्त भी करवाया था। और इसी प्रकार आप देखिए धन के चिकित्सक बगदाद से अस्पताल का मुख्य चिकित्सक एक प्रकार से था। धन जो भारत का ही था, मतलब एक प्रकार से चिकित्सक था, महत्वपूर्ण धन नाम था उसका। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो इस प्रकार से भारतीय दशमलव पद्धति को अरब अपने यहाँ से ले गए थे, अरब से फिर यूरोप में गई वो। और कुल मिलाकर के ये आजकल के लोग कहते हैं कि हमने सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, लेकिन भारत में ही हर एक चीज़ों का उदय आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीयों से सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा पर जजिया कर वसूला था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और अरबों के सिक्के दिरहन का प्रचलन सिंध में आपको मिलेगा। ठीक है, दिरहन नामक सिक्का चलता था, अरबों ने चलवाया था इसको। और इस प्रकार से आप देखते हैं अरबों का भारत पर प्रभाव सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक पड़ा। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से उतना नहीं पड़ सका। फिर बाद में तुर्क लोग आते हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सब शासन करने के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना था। उत्तर भारत के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको बताई, जो कि खास करके इनकी मृत्यु की बात थी। तो एक प्रकार से आपका यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सक मनक ने खलीफा हारून रशीद को बगदाद से रोग मुक्त किया था। भारतीय अंक पद्धति को अरबों ने हिंदसा कहा था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय अंक पद्धति को अरबों ने क्या कहा, क्या नाम दिया, तो हिंदसा कहा था। ओके, तो इस प्रकार से आपने चैप्टर 2 को समझ लिया अच्छे तरीके से। अब कुछ जो है प्रश्नों के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे अगर कुछ बने तो कैसे आप उसके उत्तर को दे सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने एक प्रकार से अच्छे तरीके से अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, पहला प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अब मैं इसका पहले आपको 3 से 4 सेकंड आपको समय दूंगा, उसी में आपको बताना है, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया और अब आप लोगों का टेस्ट शुरू हो गया है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आप कहेंगे तो जल्दी तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सब आ जाएगा, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा और इस प्रकार से आपका जो भी पूरा चैप्टर है, पूरा सिलेबस जल्दी समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का साथ रहा। आप लोगों ने अगर कहा कमेंट में बताइए, अगर आपको और पूरा सिलेबस पढ़ना तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करो और वीडियो को शेयर करो दबा करके। चले बताइए, हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 606 ईस्वी में, 645 ईस्वी में, 647 ईस्वी में या 605 ईस्वी में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी भैया? 647 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। चीनी स्रोतों के अनुसार हर्ष के बाद कन्नौज में शासन करने वाला राजा कौन था? बताएं, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज में शासन करने वाला राजा कौन था? अर्जुन था या नागभट्ट था या महिपाल था या ललितादित्य था? बताएं। तो ललितादित्य तो वैसे गलत काट दो, कहाँ का था? ये कश्मीर का शासक था। ओके, नागभट्ट जो था द्वितीय, ये प्रतिहार वंश का था। ठीक है, तो ये भी आपका कट ही गया। ठीक है, महिपाल के बारे में बताओ, क्या महिपाल या अर्जुन कौन हो सकता है? तो चीनी स्रोतों के अनुसार, यहां पर बात देखेंगे, चीनी स्रोतों के अनुसार, चीनी स्रोतों के अनुसार हर्ष के बाद जो कन्नौज का शासन संभालने वाला राजा था उसका नाम था अर्जुन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न, किस चीनी सेनापति ने हर्ष के बाद कन्नौज से युद्ध किया? बताएं, कन्नौज से युद्ध किया। किस चीनी सेनापति ने हर्ष के बाद कन्नौज से युद्ध किया था? जो है मातवलिन या वांग हुएंतसे या हुएनसांग या इत्सिंग? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने मैंने बताया है, वांग हुआनतसे। वांग हुआनतसे जो था ये चीनी यात्री था और चीनी सेनापति भी था और हर्ष के बाद में कन्नौज से युद्ध किया था इसने, दोनों लोगों। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु के समय कामरूप का शासक कौन था? मैंने कामरूप के बारे में इसलिए शुरुआत में बता दिया था। कामरूप का जो शासक था वो कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कामरूप का हर्ष का समकालीन ही था, हर्ष का मित्र भी था वो। उसका नाम क्या था? भास्कर बर्मन। क्या नाम था? भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन के राज्य का भ्रमण किसने किया था? हुएनसांग जो चीनी यात्री था उसने करा था। कन्नौज का जो एक प्रकार से कन्नौज और प्रयाग में जो धार्मिक समारोह किया था हर्षवर्धन ने, उसमें कोई किसने भाग लिया था? भास्कर बर्मन ने भी भाग लिया था। ओके, क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई भाई?
आगे समझते हैं। ओके, आगे देखिए। तो एक प्रकार से हर्ष की मृत्यु के समय कामरूप का शासक कौन था? भास्कर बर्मन था। ओके, भास्कर बर्मन था। ओके, क्लियर हो गई। यशो बर्मन कौन था? ये भी बात बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में। यशो बर्मन कौन था? कन्नौज का था ना, यशो बर्मन कन्नौज का शासक था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ललितादित्य कश्मीर का था। क्लियर, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है हर्ष का संबंधी मगध शासक कौन था? हर्ष का संबंधी कौन था? मैंने आपको बताया था। क्या कौन था भाई? हर्ष का संबंधी कौन था? मैंने आपको बताया था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मगध का हर्ष का संबंधी कौन था? महासेन गुप्त। ऑप्शन नंबर बी में दिया महासेन गुप्त। और अच्छा, महासेन गुप्त का शासक कौन था? महासेन गुप्त का शासक था, मतलब महासेन गुप्त का लड़का था, उसका नाम था माधव गुप्त। क्या नाम था भैया? माधव गुप्त नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? संबंधी था कौन भाई? हर्ष का संबंधी कौन था? हर्ष का संबंधी हर्ष के समकालीन ही था माधव गुप्त। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। किसका पुत्र था? महासेन का लड़का था। ठीक है, महासेन भी संबंधी हो सकते हैं, लेकिन माधव गुप्त चूंकि समकालीन था इसलिए संबंधी अगर पूछे तो आप ए लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ज्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखेंगे। उत्तर गुप्त वंश में मगध का सर्वाधिक शासक कौन था? बताएं, मतलब सर्वप्रसिद्ध शासक। उत्तर गुप्त वंश में मैंने बोला था, उत्तर गुप्त वंश में कौन शासक था भाई? फटाफट से बताएं। हर्ष गुप्त, महासेन गुप्त, आदित्य सेन या जीवित गुप्त? तो कौन करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आदित्य सेन इज राइट आंसर। आदित्य सेन कौन था भाई? महासेन गुप्त का लड़का था माधव गुप्त। ठीक है, अच्छा, माधव गुप्त का लड़का था आदित्य सेन। ठीक है, और आदित्य सेन जो था ये उत्तर गुप्त वंश में मगध का सर्वाधिक यानी सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अगर माना जाएगा तो आदित्य सेन को। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न, कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला सर्व प्रमुख ग्रंथ है? बताएं, अर्थशास्त्र, हर्षचरित्र या कादंबरी या राजतरंगड़ी? तो कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला सर्व प्रमुख ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, कल्हड़ महोदय के द्वारा लिखित राजतरंगड़ी जो पुस्तक है ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देती है कश्मीर के हर एक वंश के बारे में। कारकोट वंश की बात की जाए, चाहे उत्पल वंश की बात की जाए, और चाहे लोहार वंश की बात की जाए, सभी वंश के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, कश्मीर के बारे में। किसकी पुस्तक में? राजतरंगड़ी पुस्तक है, किसकी? कल्हड़ की। ओके, अगला प्रश्न, राजतरंगड़ी का लेखक कौन था? फटाफट से बताएंगे। कल्हड़ था, वामन था, जयानक था या फिर बिल्हड़ था? बताने का प्रयास करेंगे। तो कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगड़ी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो चलें फटाफट से वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप फटाफट से उत्तर को बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? कश्मीर में कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए आदित्यवर्धन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है यशोवर्धन और ऑप्शन डी है दुर्लभवर्धन। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता हो करेक्ट आंसर क्या है इसका भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभवर्धन। आप सभी का पता होगा दुर्लभवर्धन। मैंने बताया भी था कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभवर्धन था। कारकोट वंश किसका मतलब कि कहाँ का वंश है, कहाँ पर शासन था कारकोट वंश के शासकों का? कश्मीर में। ठीक है, जानकारी किससे मिलती है? कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगड़ी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कारकोट वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था? बताएं, कारकोट वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? लालित्यादित्य मुक्तापीठ या प्रतापादित्य या उदयादित्य या विनयादित्य? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सभी को पता होगा, मैंने चिल्ला चिल्ला करके भी वीडियो में बताया था, कारकोट वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था या कश्मीर का शासक अगर बात की सबसे प्रतापी, तो आप क्या लगाएंगे? लालित्यादित्य मुक्तापीठ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लालित्यादित्य मुक्तापीठ इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। 11वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि वाकपति और भवभूति को किस कश्मीरी शासक ने संरक्षण दिया था? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। उदयादित्य ने या ललितादित्य ने या हर्ष ने या वज्रादित्य ने? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध कवि वाकपति और भवभूति, इन दोनों को किस कश्मीरी शासक ने संरक्षण दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा 11वें का? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लालित्यादित्य ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वें का बी। अगला प्रश्न आप देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है
प्रश्न है कि प्राकृत भाषा में लिखा गया कवि वाक्पति राज का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, गलत। राजतरंगड़ी कल्हड़ की है, गलत। ठीक है। हम्मीर महाकाव्य, ये भी गलत, दलपत विजय का शायद है ये। ओके, हम्मीर रासो, हम्मीर काव्य किसी दूसरे का, हम्मीर महाकाव्य हम्मीर रासो, ठीक है, उनका है, तो ये भी गलत। बचा कौन? गौडवहो। गौडवहो जो रचना है यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अच्छा, भाषा की अगर बात की जाए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो है भाई संस्कृत भाषा। ठीक है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी जो है वो मात्र संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत भाषा जो है ये सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। संस्कृत से उत्पत्ति किसके हुई भैया? संस्कृत से उत्पत्ति हुई है पाली की। पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से बनी कौन सी? अवहट्ट। अवहट्ट वैसे तो एक देहाती रूप है उसका, मतलब कि बोलचाल की भाषा, और मतलब अभ्रंश से ही सीधा आप बोल सकते हो हिंदी। ठीक है। तो हिंदी एक प्रकार से आप देखते संस्कृत का बिगड़ा रूप पाली, पाली का बिगड़ा रूप प्राकृत, प्राकृत का बिगड़ा रूप अभ्रंश, अभ्रंश का बिगड़ा रूप अवहट्ट, अवहट्ट का बिगड़ा रूप या अभ्रंश का बिगड़ा रूप हिंदी। ठीक है। हिंदी की बोलियां, बाद में हिंदी का विकास हुआ हिंदी की बोलियों के मिलने से। तो हिंदी कोई बोली नहीं है, हिंदी बोलियों का समूह है। ओके। अच्छा, मैं हिंदी पढ़ाने लगा। चलिए, तो खास करके जो प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा है? गौडवह। किसने लिखा है? वाक्पति राज ने लिखा है। कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कवि वाक्पति ने कन्नौज के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया है? अर्जुन का, ईशान वर्मन का, भास्कर वर्मन का या यशो वर्मन का? तो कन्नौज के कौन थे? कन्नौज के तो भाई कौन का क्या नाम था? कन्नौज के शासक का नाम? कन्नौज का, कन्नौज का, कन्नौज का बताएं। कन्नौज का फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कन्नौज का यशो वर्मन, कन्नौज का यशो वर्मन, सभी को बताओ। कन्नौज का यशो वर्मन। और भास्कर वर्मन का कहाँ का था भाई? भास्कर वर्मन कहाँ का था? भास्कर वर्मन कहाँ का था? बताने का प्रयास करेंगे। कामरूप नरेश था वो। कहाँ का था? कामरूप का था। कौन? भास्कर वर्मन। कन्नौज का कहाँ कौन था? कन्नौज का था आपका यशो वर्मन। ठीक, क्लियर बात है। दोनों के बारे में आपको बातें समझ में आ गई? क्लियर। आगे समझते हैं। तो वाक्पति जो थे, वाक्पति राज, जिनकी रचना है गौडवह, प्राकृत भाषा में लिखी गई है, उस रचना में यशो वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यशो वर्मन ने किस नाटक ग्रंथ की रचना करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पार्वती परिणय की रचना करी थी या पृथ्वीराज रासो की या रामाभ्युदय की या राजतरंगड़ी की? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, राजतरंगड़ी कल्हड़। ठीक है। राम अभ्युदय यानी रामाभ्युदय की रचना एक प्रकार से यशो वर्मन ने खुद करी थी। नाटक है एक प्रकार, नाटक विधा की रचना है रामाभ्युदय, मतलब कि राम अभ्युदय। ओके। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अरबों का सिंध पर प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था? अच्छा, प्रथम सफल आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था? वो किसने किया था भैया? वो करने वाला विद्वान था, मतलब करने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था? तो वो आक्रमणकारी था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो प्रथम अरबों का जो सिंध पर मतलब आक्रमण हुआ था, सफल आक्रमण था। उसके पहले बहुत सारे प्रयास किए थे लेकिन यहाँ से मार करके भगा दिया गया था। अब 712 ईस्वी में आता है, 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। किसने किसने किया था? अगर राजा पूछे तो क्या बताओगे? मतलब कि वो सेनापति ही था, उसका नाम था, क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला सफल आक्रमण अरबों का सिंध पर कब हुआ है? भारत पर 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 16वां पूछा जा रहा है कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय शासक था भाई दाहिर। कौन था? दाहिर। आपको पता होगा एक प्रकार से दाहिर जो था उस समय शासन था। और आपको पता होगा दाहिर खास करके, और एक और था उसका नाम था दाहर सिए। दाहिर और दाहर सिए जो था ये दो लड़के थे। किसके? रानी के लड़के थे। ठीक है। राय साहसी द्वितीय की मतलब रानी थी, उन्हीं के, राय साहसी द्वितीय के लड़के थे। कौन? दाहर सिए और दाहिर। ठीक, क्लियर हो गई बातें। और राय वंश में आप देखते हैं राय दीवाजी हो गए, राय सिंहरस हैं, राय साहसी और राय सिंहरस द्वितीय और राय साहसी द्वितीय। राय साहसी द्वितीय के ही दो लड़के हुए, दाहर सिए और दाहिर। और दाहिर जो था यही शासन पाता है। चूंकि राजा दाहिर का समय ही में ही आक्रमण होता है सिंध पर। किसका? जो है मतलब कि जो अरब शासक थे उनका, मतलब अरबों का। ठीक है।
तो अरबों का आक्रमण, सफल आक्रमण 712 में हुआ। उस समय दाहिर जो था वो सिंध का शासक था, सिंध पर शासन कर रहा था। क्लियर बात? तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को समझा, जाना और परखा। तो एक प्रकार से आपका चैप्टर 2 नंबर मतलब चैप्टर 2 समाप्त हो गया। अब हम जो अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3, उसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। ओरिजिन ऑफ राजपूत्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो आपका पूरा मैं विस्तार समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, और उससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिला और उसके बाद में हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस समय चूंकि इसी समय तमाम सारे वंश चल रहे थे, तो कुल मिलाकर के हमको 647 से लेकर के 600 मतलब 1200 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो आपने एक प्रकार से कश्मीर के 3 वंशों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में आपने किसके बारे में पढ़ा भाई? कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में पढ़ा, और जो है सिंध राजवंश के बारे में पढ़ा, और कामरूप वंश के बारे में पढ़ा, ठीक, ये सब। और मगध के बारे में मैंने बता दिया, चूंकि मगध का जो शासक था माधवगुप्त, वो एक प्रकार से किसका संबंधित था भाई? जो है महासेन मतलब कि गुप्त का लड़का था, और महादेव जो था मतलब माधवगुप्त, ये संबंधी था किसका? हर्षवर्धन का। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, बता दी, और क्वेश्चन भी करवा दिए। आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस बीए 3rd सेमेस्टर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैंने भारत में राजनीति जो प्रक्रिया है इसके बारे में विस्तार समझा दिया है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, खूब विस्तार से इसमें हमने हर एक चीज़ों को समझाया है। तो आप भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का यह लिखित मॉडल पेपर है, बहुत ही हेल्पफुल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, कल ही क्लास हुई थी इसकी। आगे बता दूं आपको, प्राचीन इतिहास का ये मिड टर्म की परीक्षाओं के लिए और इंटर टर्म की परीक्षाओं के लिए ही है। इसमें हमने लगभग जो है 4 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके बारे में चर्चा कर ली विस्तार से, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा समाजशास्त्र का जो लिखित मॉडल पेपर है, इसमें हमने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन जो पेपर का आपको नाम है उसमें विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, पूरा विस्तार समझाया। मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिखित मॉडल पेपर है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल आपको कंटेंट मिलेगा इसमें। और इसके अलावा अगर बात की जाए इतिहास, यानी जो आपका अगला इतिहास है जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री या केवल हिस्ट्री बोलते हो, मध्यकालीन इतिहास बोलते हो, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसमें पढ़ना है आपको 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के समय काल के बारे में, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और वहीं से लेकर के 1950 में चूंकि भारत का संविधान लागू हो जाता है पूर्ण रूप से 26 जनवरी को, और यहीं तक हमको कुल मिलाकर के पढ़ना है। ये एमसीक्यूज के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 2 इसका भी हो चुका है, चैप्टर 1 भी हो चुका है, आप देख लीजिएगा। ओके, कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा मैंने पढ़ा दी है। अब आगे जल्दी ही इसका चैप्टर 3 भी आएगा, तो उसको तैयार हो जाइए उसको पढ़ने के लिए। हिंदी साहित्य का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो एक प्रकार से हिंदी गद्य जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले प्रश्न हैं, इस प्रकार की 2 वीडियो आप मैंने बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, आप देख लीजिएगा। तो लगभग आपकी इसमें मैंने जो है 6 इकाइयों तक बता दिया है, 2 इकाई आपकी बची हुई हैं, वो पार्ट 3 में आपकी आ जाएगी जल्दी, उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने करवाए हैं। आप लोग अगर देख लीजिएगा निश्चित तौर पर आपको सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हिंदी आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी की मैंने प्लेलिस्ट आपको बना दी है। प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर 1 है वो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, बड़ी विधिवत तरीके से, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 बहुत विधिवत तरीके से मैंने बोर्ड पर पढ़ाया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ याद रखेंगे। मतलब ऐसा मैंने पढ़ाया कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएं, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने कहानी के रूप में भी इसको समझाया है आपको चैप्टर 2 को, इसी प्रकार से चैप्टर 3 को भी समझाऊंगा, 4 को समझाऊंगा, 5 को, 6 को, इसी प्रकार से आपकी क्लासेस होती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट। थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, मेरा अंगूठा भी चोट एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हो गई थी, अंगूठी में चोट लग गई है, लेकिन फिर भी दर्द तो हो रहा है, दवा ववा खा के एक प्रकार से आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए मैं आ गया, और इसीलिए आपकी ये क्लास नहीं हो पा रही, 1st सेमेस्टर क्लास नहीं हो पाई, बाकी 3rd सेमेस्टर क्लास में लेकर के हाजिर हुआ। ओके, मेहनत लगती है भाई क्लास जो है करने में, और जब दर्द से कोई व्यक्ति जूझ रहा होता है उस समय एक प्रकार से कुछ दिमाग भी नहीं काम करता उतना अच्छे तरीके से, तो खास करके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष आया। आप लोगों का प्यार जो है वो मुझे खींच लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ताकि मैं अगर आश्वस्त होते हुए भी आपको पढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूं। मोटिवेशन आप लोग देते हो मुझे जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और बता दीजिएगा कि शुक्ला हिंदी पॉइंट पर अच्छे तरीके से तैयारी होती है। धन्यवाद।